हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं सोनी शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लीगल सुपरफास्ट, जहां पर हम बात करते हैं लॉ स्टूडेंट्स को, यानी जुडिशरी के स्टूडेंट्स को, उनकी तैयारी के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में। बेयर एक्ट की लॉ मैन की लैंग्वेज को ले मैन की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करके पढ़ा जाए, कैसे उसे समझा जाए, हम इस सब बारे में बात करते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो से जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। मित्रों, कल तक जो है हमने फंडामेंटल राइट्स सभी कंप्लीट कर लिए थे। बस एक हमारा आर्टिकल 31 है, 31B, 31C का एक टॉपिक हमारा रहता है, छोटा सा टॉपिक है, परंतु उसकी कहानी बहुत लंबी है, क्योंकि उसे समझने के लिए हमें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लैंड रिफॉर्म्स को समझना पड़ेगा, लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को समझना पड़ेगा, क्या क्या अमेंडमेंट हुई थी उनको बारे में समझना पड़ेगा, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रीन हमें समझना पड़ेगा। केशवानंद भारती मिनर्वा मिल्स केस के अंदर क्या जजमेंट आया था, वामन राव केस क्या था, ये सब हमें समझना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग से 1.5 या 2 घंटे का सेशन मैं कभी लेने वाला हूँ, जल्दी ही लूँगा जब भी समय मिलेगा। और वो सेशन ऐसा होगा कि आप उसे एक बार देख लेंगे, एक बार समझ लेंगे, तो आपको दोबारा भविष्य में आर्टिकल 31A, 31B, 31C तरह बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक का जो हमारा पार्ट है, पार्ट 4, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम कहते हैं। मित्रों, इसके बारे में एक छोटा सा मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि क्या है कि जब हमारा संविधान, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रोसेस में था, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के काफ़ी ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ों को फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंक्लूड करने का सुझाव दिया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो, मतलब क्या कहते हैं कि भाई, जैसे हमारा आर्टिकल 21 है कि राइट टू लाइफ का अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड पर, तो कईयों ने कहा कि भाई आप इसके अंदर वाइल्ड लाइफ के लिए बारे में भी जो है जिक्र कीजिए फंडामेंटल राइट के अंदर, ठीक है। और भी इन्होंने काफ़ी ऐसे, भाई व्यक्ति को जो है अपने कानूनी मामलों का की शीघ्र सुनवाई का अधिकार होगा, फ्री सुनवाई का अधिकार होगा, ये सब बातें भी आप इंक्लूड कीजिए फंडामेंटल राइट के अंदर। तो फिर क्या था कि इतनी सारी चीज़ों को अगर फंडामेंटल राइट में जो है शामिल कर दिया जाता है तो स्टेट के ऊपर एक बहुत बर्डन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट की ड्यूटीज़ हैं, स्टेट की ड्यूटीज़ हैं, स्टेट की लाइबिलिटीज़ हैं। तो अगर यदि हम सारी ही बातों को हमारे संविधान निर्माता फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंक्लूड कर देते तो स्टेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बढ़ जाती। तो इसीलिए, लेकिन हालांकि जो संविधान सभा में जो मेंबर थे, जो सलाह दे रहे थे, वो भी अपने अपने फील्ड के डिग्निफाइड पर्सन्स थे, बड़े बड़े एडवोकेट्स थे, ठीक है, कोई बड़े बड़े प्रोफेसर थे, मतलब हर अपने अपने सब्जेक्ट के सभी मास्टर थे, तो काफ़ी विद्वान लोग थे। तो उनकी बातों को भी जो दरकिनार नहीं किया जा सकता था। तो फिर ऐसे में क्या किया गया कि अलग से ये पार्ट बनाया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उन बातों को, जिन बातों को फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं रखा जा सकता था, उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया। भैया आपकी बात मान ली, हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड इन बातों को कर लिया, लेकिन हम इन्हें फंडामेंटल राइट में नहीं कर सकते। हाँ, आगे कभी स्टेट जो है चाहेगा तो इनको फंडामेंटल राइट में डाल देगा, ठीक है। वो स्टेट्स ने जो है बार बार में, जैसे मान लिया, क्या कहते हैं कि भाई काफ़ी कुछ चीज़ों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल से लेकर के फंडामेंटल राइट के अंदर डाल दिया। जैसे कि हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 43B के तहत जो है उसको फंडामेंटल राइट है वो अपना आर्टिकल 19 के तहत, या राइट टू एजुकेशन जो 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात करता रहा, आर्टिकल 45, वो अब हमारा राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A है जो कि फंडामेंटल राइट के तहत है। और भी ऐसी कई बातें थी। तो अब इन सब का हमारा पॉलिटी हमारा विषय नहीं है, तो इसलिए इन बातों के बारे में ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हम शुरू करते हैं आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक का हमारा पार्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
हम शुरू करते हैं। ये आज कल 2 या 3 दिन के अंदर ये टॉपिक हमारा पूरा होगा। देखते हैं कितना क्या कुछ होता है, धीरे धीरे इस टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए मित्रों, हमारा कोई जल्दी करने का कोई इरादा नहीं है। ये नहीं है कि हाँ जल्दी सी बेयर एक्ट पढ़ना है और हमें चले जाना है, नहीं। हम समझ कर एक एक चीज़ को करेंगे, चाहे भले ही हमें, जैसे कि मैंने परसों आर्टिकल 32 ही पूरा करवाया केवल, तो इसी तरह से मतलब चाहे एक आर्टिकल ही हो आधे पौने घंटे के अंदर, लेकिन हम इस एक आर्टिकल को इतने अच्छे तरीके से समझ ले कि भविष्य में हम कभी उसे भूल ना पाए। हम यहाँ पर यही कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम शुरू करते हैं आज, ज़्यादा समय न लगाते हुए। हमारा आज का टॉपिक पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी बोलते हैं। ये हमारा आर्टिकल 36 क्या कहता है? डेफिनेशन। किस चीज की डेफिनेशन है ये स्टेट की डेफिनेशन है। क्या कहता है? इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, अनलेस से लेकर के रिक्वायर्स तक का जो पोर्शन है इसको आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि ये कहता है कि इस पार्ट में जब तक अन्य किसी रूप में जरूरत ना हो, द स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3। स्टेट का वही मीनिंग होगा, स्टेट का वही मतलब होगा जो पार्ट 3 के अंदर है। और पार्ट 3 के अंदर क्या है? पार्ट 3 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? हमें आर्टिकल 12 के अंदर दे रखी है। हम दोबारा उस स्टेट की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है वो। ये रहा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, स्टेट की डेफिनेशन ये रही, आर्टिकल 12। इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड, क्या इंक्लूड है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट की डेफिनेशन है, तो आर्टिकल 36 क्या कहता है कि इस पार्ट के अंदर यानी पार्ट 4 के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अंदर स्टेट की वही डेफिनेशन होगी जो पार्ट 3 के अंदर है। और पार्ट 3 में स्टेट की डेफिनेशन क्या दे रखी है? वो आर्टिकल 12 के अंदर दे रखी है। तो इसलिए आपको आर्टिकल 36 के बराबर में लिख लेना चाहिए कि रीड विद आर्टिकल 12। यहाँ पर स्टेट की वही डेफिनेशन है जो कि आर्टिकल 12 के अंदर है। और आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन क्या है कि स्टेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है? सबसे पहली बात गवर्नमेंट, फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऐसे ही स्टेट की गवर्नमेंट, और उसके बाद स्टेट का लेजिस्लेचर, और दूसरी बाकी जितनी लोकल और अदर अथॉरिटी जो स्टेट के अंदर काम करती है। ये रहा ना, एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी जितनी भी वो लोकल और दूसरी अथॉरिटियां जो भारत के राज्य क्षेत्र में है, भारत की टेरिटरी में है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, तो सारी चीजें वो स्टेट के अंडर में आती है। जैसे आपका बिजली बोर्ड हो गया, ठीक है, और कोई बोर्ड हो गया आपका, जैसे हम हरियाणा में तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड हो गया, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह से कोई भी मतलब कोई भी सरकारी संस्था, कोई भी सरकारी अथॉरिटी सारी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती है, ठीक है। तो यही बात अगर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्टेट की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टेट की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, तो उसमें अगर आपको 4 ऑप्शन दिए जाए, आप कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट कहाँ दे रखी है, कौन से आर्टिकल में दे रखी है, और आपसे ऑप्शन पूछ लिया जाए आर्टिकल 12, दूसरा पूछ लिया जाए आर्टिकल 36, एक कोई तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए, सपोज कीजिए आपको दे दिया आर्टिकल 38, और एक दे दिया जाए आपको आर्टिकल 14। तो ध्यान रखिएगा, हालांकि आर्टिकल 36 के अंदर भी स्टेट की डेफिनेशन ही दे रखी है, लेकिन सही मायने में जो है आर्टिकल 32 के अंदर ही स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर पांचवा ऑप्शन होता, यहाँ पर अगर पांचवा ऑप्शन होता आर्टिकल 12
एंड 36, 12 और 36 दोनों, तो इसके अंदर असली हो सही ये होता, सही आंसर तब ये होता, लेकिन ये हमें दिया नहीं हुआ है। और सिर्फ आर्टिकल 32 और 12, 36 ये ऊपर वाले 4 ऑप्शन ही दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले सबसे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका आर्टिकल 12। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, इसको जरा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं अगला, ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 12 जो 36 जो कि हमारा स्टेट की डेफिनेशन के बारे में बात करता था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो कृपया घबराए नहीं, अपना बेयर एक्ट अपनी नोटबुक साथ में लेकर रखें। आवाज़ आपको सही से साफ से सुनाई दे रही होगी। ठीक है, अब मैं इतना मुकेश कुमार या किशोर कुमार तो हूँ नहीं कि मेरी आवाज़ भी साफ होगी या कैसे क्या होगी, लेकिन जैसी भी है भगवान की दी हुई है, तो आप उससे जरूर सुनिएगा और अपना बेयर एक्ट और अपनी नोटबुक साथ में रखिएगा, साथ के साथ नोट करते रहिएगा। बेयर एक्ट में जो है जहाँ पर भी मैं कहूँ कि उस चीज़ को ब्रैकेट में डालिए तो ब्रैकेट में डालिएगा। किसी जैसे आर्टिकल 36 के बराबर में आप लिख लीजिए रीड विद आर्टिकल 32, तो वहाँ पर लिख लीजिएगा, ये आपके ही काम आएगा। ठीक है ना, जब आप रिवीजन करेंगे तब आपके ही काम आएगा ये। वहाँ पर आपको जो है पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या बार बार उसको समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक बार हेडिंग देखेंगे तो उसी से समझ जाएंगे कि अंदर में लिखा क्या हुआ है। उसके बाद आते हैं हमारा अगला आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 क्या कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन्ड इन दिस पार्ट, कि इस पार्ट के अंदर जो प्रिंसिपल्स जो दिए हुए हैं उनको कैसे अप्लाई किया जाएगा, उनकी कैसे एप्लीकेशन होगी। तो ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर एक डिफरेंस है कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं, ये आर्टिकल बेसिकली एक बात कहता है कि जो डायरेक्ट आर्टिकल 37 बेसिकली एक ही बात कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं हमारे, वो जो हैं नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। अब उसको हम कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं करवा सकते। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, डीपीएसपी हैं, जो हमारे डीपीएसपीज नॉट एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट, नॉट एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट। ठीक है ना, ये आप जिसको समझ लीजिएगा कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जो भी हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय, प्रवर्तनीय का मतलब एनफोर्सिएबल, कि अगर हमारे क्या कहते हैं कि अगर किसी हम जो है किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एनफोर्स करवाने के लिए कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते। कोर्ट जो है सरकार को आदेश नहीं दे सकता कि आप ये काम करें, आप ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल अप्लाई करें, एनफोर्स करें। जबकि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो कोर्ट के द्वारा एनफोर्सिएबल होते हैं। अगर हमारे किसी फंडामेंटल राइट का हनन होता है, वायोलेशन होता है, तो हम आर्टिकल 32 और 226 के तहत कोर्ट में जाकर के उसको एनफोर्स करवा सकते हैं। तो बेसिकली जो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उनके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो कोर्ट के द्वारा एनफोर्सिएबल होते हैं, कोर्ट के द्वारा हम जो है उसको एनफोर्स करवा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कोर्ट के द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं होते। परंतु जब राज्य अपनी पॉलिसीज बनाएगा तब इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए ही बनाएगा। ये राज्य की ड्यूटी है, ये राज्य का कर्तव्य है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो राज्य के कर्तव्य हैं। ठीक है, इनको कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता, लेकिन राज्य अपनी नीतियां बनाते वक्त, अपनी पॉलिसीज बनाते वक्त इनको ध्यान में रखेगा। यही बात हमारा आर्टिकल 37 कहता है। देखिए ध्यान से, क्या लैंग्वेज है आर्टिकल 37 की। आर्टिकल 37 की लैंग्वेज क्या कहती है, सुनिए एक बार इसको। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट, इस पार्ट के अंदर जो प्रिंसिपल जो दिए हुए हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं अभी ध्यान नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गया मैं। प्रिंसिपल जो हमें दिए हुए हैं इस पार्ट में, उनको कैसे अप्लाई किया जाएगा। द प्रोविजंस ऑफ दिस कंटेंट इन दिस पार्ट, इस पार्ट के प्रावधान
इस पार्ट में दिए गए प्रावधान, प्रोविजन का मतलब प्रावधान, इस पार्ट में दिए गए प्रावधान शैल नॉट बी एनफोर्सिएबल इन बाई एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं होंगे। देखिए ये रहा, शैल नॉट बी एनफोर्सिएबल बाई एनी कोर्ट बट द प्रिंसिपल्स देयर इन लेड डाउन, बट उनमें जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं आर नेवरदलेस फंडामेंटल, वो फंडामेंटल हैं इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री की गवर्नेंस के लिए, राज्य की गवर्नेंस के लिए, राज्य के शासन के लिए, देश के शासन के लिए, सॉरी। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, और ये स्टेट की ड्यूटी है टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज, कि वो लॉ बनाते वक्त इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेगा। दोबारा सुनिए, आर्टिकल 37 क्या कहता है कि जो हमारे जो प्रोविजंस हैं, जो इस पार्ट के द्वारा जो दिए गए प्रोविजंस हैं इस पार्ट के अंदर, वो किसी भी कोर्ट के द्वारा प्रवर्तनीय यानी एनफोर्सिएबल नहीं है। अगर उनको जो है हम जो किसी कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं करवा सकते, परंतु वो राज्य की नीतियां बनाने में फंडामेंटल हैं, और ये देश के सुशासन के शासन के लिए यानी गवर्नेंस के लिए, कंट्री के गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल हैं। और ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो लॉ बनाते वक्त इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेगा। जो प्रिंसिपल्स हमें पार्ट 4 के अंदर दिए हुए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट की ड्यूटी है कि वो अपना कोई भी लॉ बनाएगा, कोई भी अपनी पॉलिसी बनाएगा, तो उसमें इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 37 है। दोबारा सुनिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया। आर्टिकल 37 ये कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कोर्ट के द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं है, परंतु गवर्नेंस, कंट्री की गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल हैं। और स्टेट की ड्यूटी है कि स्टेट अपने लॉ बनाते वक्त, अपने कोई भी कानून वगैरह, कोई पॉलिसीज बनाते वक्त इनको ध्यान में रखेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा, ये उसके लिए फंडामेंटल हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 क्या कहता है, स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर, फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्या कहता है कि स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर, क्या कहता है, स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। दोबारा सुनिएगा, स्टेट क्या करेगा कि लोगों के प्रमोशन के, लोगों के जो वेलफेयर, पीपल जो लोगों के जो वेलफेयर है यानी सामाजिक कल्याण है, उनके प्रमोशन के लिए एक सामाजिक व्यवस्था, एक सोशल ऑर्डर जो है सिक्योर करेगा। राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसका प्रॉपर हिंदी मीनिंग क्या है कि राज्य जो होगा वो लोक कल्याण की वृद्धि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसका क्लोज 1 क्या कहता है कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे ए सोशल ऑर्डर in which justice, social, economic and political shall inform the institution of the national life। दोबारा सुनिएगा, स्टेट shall strive to promote, स्टेट प्रमोट करेगा द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का कल्याण, लोगों के कल्याण को, सामाजिक कल्याण को, बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग, सिक्योर करते हुए या प्रोटेक्ट करते हुए, एज इफेक्टिवली एज इट में सोशल ऑर्डर, एक सामाजिक व्यवस्था को सिक्योर करेगा या उसको प्रोटेक्ट करेगा। किस चीज के लिए, इन विच जस्टिस, कितने प्रकार का जस्टिस दे रखा है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को, ठीक है। एंड शेल इन्फॉर्म द इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल लाइफ, और जो राष्ट्रीय महत्व के जो इंस्टीट्यूशन है उनको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है ना। दोबारा सुनिएगा,
दोबारा सुनिएगा, इसमें राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, इसका हिंदी में भी मेरे पास है, यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। सुनिएगा क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 38 क्या कहता है कि स्टेट जो होगा वो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए एक सोशल ऑर्डर, एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिसके तहत लोगों को क्या होगा, जस्टिस, तीनों प्रकार का जस्टिस। कौन कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ध्यान रखिएगा, ये वही सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस है जिसकी बात हमने प्रियम्बल में भी की थी। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political। और मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि इसके बराबर में आप लिखिए आर्टिकल 38, रीड विद आर्टिकल 38। और आर्टिकल 38 में भी यही बात लिखी हुई है कि स्टेट जो होगा वो लोगों के कल्याण के लिए किसी ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जो लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सिक्योर करे, या उनके उन न्याय को, उनके उस जस्टिस को प्रोटेक्ट करे, और जो राष्ट्रीय महत्व के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन्फॉर्म करेगा। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, स्टेट क्लोज 2 क्या कहते हैं, क्लोज 2 इसके अंदर आते हैं। देखिए क्लोज 2 जो है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था, इसको 44th अमेंडमेंट से, जो कि हमारा 1978 में हुआ था 44th अमेंडमेंट, और लागू कब हुआ था, 1979 में। देखिए ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी कहा है कि जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनके लागू होने का ईयर और उनके पास होने का ईयर, 44th अमेंडमेंट 1978 में आया था और 1979 में लागू हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या कहता था, ये रहा, इसके अंदर लिखा नहीं हुआ 44th, ये रहा आर्टिकल 38 रिमेंबर्ड एज, ये रहा, यहाँ पे 44th अमेंडमेंट से हुआ था। क्या कहता है कि द स्टेट शेल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन द इनकम एंड एंडेवर टू eliminate inequalities in status, facilities and opportunities not only amongst individual but also among the group of people residing in different areas or engaged in different vocations। क्या कहता है कि स्टेट जो होगा वो आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, और उसके साथ साथ क्या करेगा कि जो इसके साथ कौन कौन सी असमानताओं और को जो कम करेगा, वो करेगा स्टेटस की असमानता, ठीक है, उसके बाद फैसिलिटी, सुविधाओं की असमानता, और अपॉर्चुनिटीज, अवसर की असमानता। इन तीनों असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, ना केवल लोगों के बीच बल्कि ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच जो कि अलग अलग एरियाज के अंदर रहते हैं और अलग अलग कार्यों के अंदर लगे हुए हैं। दोबारा देखिएगा आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्या कहता है, दोबारा देखिए आर्टिकल 32 का क्लोज 2, द स्टेट शेल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज, स्टेट जो है विशिष्टतया कोशिश करेगा कम करने की, कम करेगा इनइक्वालिटीज इन इनकम, आय की असमानता, एंड एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज, और प्रयास करेगा इनइक्वालिटीज को बाहर करने का, इनइक्वालिटीज को खत्म करने का। किस किस की, स्टेटस, स्टेटस का मतलब होता है आपका प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा में स्टेटस मतलब समझ गए ना, कोई रिच, कोई पुअर, कोई जैसे मान लिया भाई अलग अलग, जैसे किसी का स्टेटस अलग होता है, किसी का स्टेटस अलग होता है। सोशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, ये कोई आपके फेसबुक व्हाट्सएप के स्टेटस की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर सोशल स्टेटस की बात हो रही है, ठीक है ना। सामाजिक जो प्रतिष्ठा है, भाई ये आदमी रिच है, ये आदमी गरीब है, ये आदमी उस पोस्ट पे लगा हुआ, ये आदमी IAS है, ये आदमी प्रधानमंत्री है, ये एक मामूली सा आदमी है। तो इस स्टेटस को कम करने, स्टेटस की जो असमानता है उसको कम करने का प्रयास करेगा, कम करेगा, खत्म करेगा। और फैसिलिटी, सुविधाओं की असमानता, किसी को तो ज़्यादा सुविधाएं मिल जाए, किसी को कम सुविधाएं मिले, किसी को जो इतना मिल जाए कि उसका पूरे दिन में जो है क्या कहते हैं कि पेट ना भरे, और किसी को 2 वक्त की रोटी ना मिले, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज, अवसर की समानता, अवसर की असमानता को जो है खत्म करेगा, को दूर करेगा, नॉट ओनली अमंगस्ट इंडिविजुअल, न केवल लोगों के बीच बल्कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल,
लोगों के अलग अलग ग्रुप्स के बीच, जो कि अलग अलग एरियाज में रहते हैं और अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। दोबारा सुनिएगा, आर्टिकल 38 जो है वो हमारा बेसिकली लोगों के वेलफेयर और उनके बीच जो इनइक्वालिटीज़ हैं, वो इनकम की हो या स्टेटस की हो या अपॉर्चुनिटीज़ की हो, उन सबको कम करने की बात कहता है कि स्टेट जो होगा वो लोगों के वेलफेयर के लिए उनको जो है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करवाएगा। और क्लोज 2 क्या कहता है कि इनक्वालिटीज इन इनकम, आय की असमानता को कम करेगा, और जो दूसरी असमानताएं हैं, जो अब प्रतिष्ठा यानी स्टेटस की इनक्वालिटी है, असमानता है, अपॉर्चुनिटीज अवसर की असमानता है, या आपका क्या कहते हैं एक और कौन सी थी वो, फैसिलिटीज की जो असमानताएं हैं, इन सब को दूर करने का प्रयास करेगा। देखिए, जब ये जो आर्टिकल 38 है, ये बेसिकली बनाया गया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो अंग्रेज़ों से जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो आपको पता होगा कि भी कुछ जैसे जो अंग्रेज़ों के खास हुआ करते थे, उन्होंने उनको वो बड़ी बड़ी उपाधियाँ दे के रखा करते थे, उनको बड़े बड़े ऐशो आराम दे के रखा करते थे। और जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध होते थे, जो जमींदार वर्ग के लोग होते थे, या और जो नीचे दर्जे के जो लोग होते थे, जो मजदूर होते थे और होते थे, उनके पास जो इतनी जो है आय नहीं थी, इनकम नहीं थी, उनके पास जो इतने अवसर भी नहीं होते थे। तो इन सब को भाई सबने आज़ादी में अपना योगदान दिया। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेनली लोगों को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है। लोगों की जो हमारे जिन्होंने क्या कहते हैं कि भाई सरकार का ये मानना था कि भाई लोगों ने अपनी आज़ादी में जो है अपना सब कुछ योगदान दिया है, हर एक ने, हर व्यक्ति ने अपना योगदान दिया है, तो सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ये नहीं कि केवल एक क्लास को ही सब कुछ मिलता रहे और बाकी जो उसकी तरफ देखती रहे। सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। तो एक्चुअली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक पर्सन को जो है एक बराबरी जो है उनके बीच में लाने का एक प्रयास था सरकार का। तो ये सब उसका वो था। तो आर्टिकल 38 यही कहता है कि किसी के बीच में आय की असमानता, इनकम की इनइक्वालिटीज नहीं होगी। किसी की आय करोड़ों में हो, किसी की 100 रुपये हो, ठीक है। या फिर जो है आपको समान स्टेटस की जो असमानता है, कोई बड़े बड़े सेठ हुआ करते थे, मैंने आपको पहले बताया था आर्टिकल 17-18 की जब हमने बात की थी, चौधरीज हुआ करते थे, राय बहादुर हुआ करते थे, ठीक है। स्टेटस उनका ऊंचा था क्योंकि वो अंग्रेजों के खास हुआ करते थे। और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास कोई स्टेटस ही नहीं था, आम लोग थे, सिटीजन्स थे। इस तरह से उनके बीच में स्टेटस की जो इनइक्वालिटी थी उनको कम करने का प्रयास करेगा स्टेट। इसके अंदर ये बात भी लिखी गई। और जो अवसर की असमानता है या उस सुविधाओं की जो असमानता उसको कम करने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 38 जो यही कहता है कि स्टेट जो होगा, पहली बात क्लोज 1 तो ये कहता है कि लोगों को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करवाएगा। और दूसरा क्लोज क्या कहता है इसका, आर्टिकल 38 का, वो कहता है कि भाई इनकम की इनइक्वालिटी को कम करने का प्रयास करेगा। और जो स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज को जो इनइक्वालिटीज उनको एलिमिनेट करेगा, कम ही नहीं करेगा, एलिमिनेट करेगा, यानी उनको दूर ही करेगा, उनको दूर करने का प्रयास करेगा। उसके बाद हम आते हैं, शायद आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो दोबारा से एक बार अपना बेयर एक्ट में आर्टिकल 38 को दोबारा पढ़िएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 39 के ऊपर। आर्टिकल 39 जो है बहुत ही अपने आप में बहुत बढ़िया आर्टिकल है। ये एक आर्टिकल था जिसने बेसिक स्ट्रक्चर का जो हमारा सिद्धांत आया, डॉक्ट्रिन आया 1973 में, उसके पीछे कहीं ना कहीं यही आर्टिकल काम कर रहा था। ये आर्टिकल क्या कहता है सुनिए जरा। आर्टिकल 39, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, क्या कहता है कि सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, कि राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति तत्व, राज्य जो होगा अपनी पॉलिसी बनाते समय कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा। कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं वो इसके अंदर दिए हुए हैं। द स्टेट परटेन्स में, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड सिक्योरिंग
स्टेट जो होगा वो अपनी नीतियों को इन छह जो ये नीचे वाले जो तत्व हैं इनके इनके प्रति जो है वो डायरेक्ट करेगा। किनको जो किसको सुनिश्चित करने के लिए, इन छह चीजों को सुनिश्चित करने के 6 या 7 जितने भी दी हुई, दोबारा सुनिएगा, स्टेट जो होगा अपनी पॉलिसीज को का जो संचालन है वो उनके द्वारा सुनिश्चित करेगा, सिक्योर करेगा, क्या करेगा कि दैट द सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि जो सिटीजन्स हैं, जो पुरुष और स्त्री हैं, उनको बराबर उनको जीविका के मीनिंग और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीविका के जो है उनको पर्याप्त साधन मिले, उनको आजीविका के पर्याप्त साधन मिले, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। यानी स्टेट क्या करेगा, स्टेट सबसे पहले ये कोशिश करेगा, ये सिक्योर करेगा कि जो मैन एंड वुमेन है, स्त्री और पुरुष हैं, उनको जो है आजीविका के बराबर साधन मिले, उनको जो है आजीविका के बराबर साधन मिले, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिले, लाइवलीहुड मतलब आजीविका, ठीक है। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, दूसरा क्या कहता है, दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ट टू सब्जर्व द कॉमन गुड। दोबारा सुनिएगा कि जो दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज, जो मटेरियल रिसोर्सेज है अपने कम्युनिटी के, जो समाज के जो मटेरियल रिसोर्सेज है, जो भौतिक संसाधन हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो कि उनसे हर एक का भला हो जाए, बेस्ट टू सब्जर्व द कॉमन गुड, कि जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे भौतिक संसाधन हैं, हमारे खनिज पदार्थ हैं या हमारे पेड़ पौधे हैं, जो भी हमारे भौतिक संसाधन है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से हो कि उनके डिस्ट्रीब्यूशन से सबका भला हो जाए, कॉमन गुड हो जाए। क्या कहता है कि इसकी अगर मैं प्योर हिंदी आपको बताऊं तो ये है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से साधन हो। मतलब क्या कहते हैं, सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। मतलब क्या कहता है कि क्लोज बी क्या कहता है, दोबारा सुनिएगा, कि जो हमारे भौतिक संसाधन है, जो भी हमारे जैसे हवा, पानी, आपका ये क्या कहते हैं, जितने भी जो मतलब जो भी जैसे भौतिक जो मटेरियल रिसोर्सेज है, खनिज वगैरह जो भी है, उनका इस प्रकार से बंटवारा हो, उनका इस प्रकार से जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो कि उससे लोगों का सामूहिक हित हो, कॉमन गुड हो, ठीक है ना। मतलब किसी एक के हाथ में वो ना हो, किसी के एक के हाथ में वो कंसंट्रेट ना हो, कि सबको बराबर रूप से उनका जो लाभ मिले, सबका बराबर रूप से हित हो, सबका बराबर रूप से कॉमन गुड हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम कहते हैं कि आपका आर्टिकल 39 का क्लोज सी क्या कहता है, देखिए इधर इधर आर्टिकल 39 का क्लोज सी, दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। क्या कहता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी कंसंट्रेशन ना हो। मतलब क्या कहता है कि जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो इस प्रकार चले कि जिससे वेल्थ जो धन है उसका कहीं पर कंसंट्रेशन ना हो, धन है या जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो साधन है, वो कहीं एक जगह पर कंसंट्रेट होकर के ना रहे। दोबारा सुनिएगा, आर्टिकल 39 का क्लोज सी क्या कहता है कि स्टेट ये कोशिश करेगा कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, हमारा आर्थिक सिस्टम ऐसा हो कि जिससे जो हमारा वेल्थ है, जो हमारा धन है, जो वेल्थ है, जो धन है, पैसा है, जो मनी है, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो साधन है, वो केवल एक व्यक्ति के हाथों में ही कॉन्सेंट्रेट होकर के ना रह जाए। ये स्टेट जो है कोशिश करेगा वो एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेट ना हो, बल्कि सबके अंदर वो बराबर से बटे, सबके अंदर उसका समान रूप से बंटवारा हो। ये स्टेट जो है इस बात की कोशिश करेगा। उसके बाद हमारा आर्टिकल 39 का क्लोज डी हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ मैन एंड वुमेन, कि जो स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, कोई क्या कहते हैं कि दोबारा देखिए, दैट स्टेट क्या सिक्योर करेगा, स्टेट दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, प्रत्येक दोनों यानी पुरुष और महिला दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन
की व्यवस्था हो, स्टेट इसके लिए कोशिश करेगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा ना हो कि एक कार्य के लिए एक पुरुष को तो मिलते हैं 1,000 रुपये, और अगर एक महिला सेम वही कार्य करती तो उसको मिलते हैं 500 रुपये, जबकि वो दोनों बराबर घंटे काम करते हैं, बराबर काम करते हैं। एक पुरुष ने भी उतना ही काम किया, 10 घंटे काम किया उसने भी, और उतना ही काम किया एक महिला ने भी 10 घंटे काम किया और उतना ही आउटपुट दिया जितना एक पुरुष ने दिया, लेकिन वो महिला है तो इसलिए उसको पुरुष से कम मिलेगा। लेकिन क्या करें, कई बार ऐसे हमारे ऐसे कई फील्ड हैं जिनके अंदर ये बात लागू नहीं होती है, नहीं लगते हैं। अब जैसे कि सपोज कीजिए हम बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लो, हालांकि है तो वो एक प्राइवेट काम, लेकिन आप बात कर लीजिए जहां पर फिल्म इंडस्ट्री में जो आप देखते होंगे कि बड़े बड़े जो अभिनेता होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी को 50 करोड़ मिलते हैं, किसी को 100 करोड़ मिलते हैं एक ही फिल्म के लिए। कितनी देर की फिल्म होती है, 3 घंटे की फिल्म होती है, 4 घंटे की फिल्म होती है, उसके लिए वो भी उतनी शूटिंग करते होंगे जितनी की उनके साथ की हीरोइन शूटिंग करती है। लेकिन हीरोइन को अगर आप देखेंगे, ज्यादा मत जाइए, न्यूज़पेपर्स के अंदर हीरोइनों के जो है इंटरव्यूज आते रहते कि कितना मिला उनको, कितना मिला। हीरो को जहां 50 करोड़ रुपए मिल जाते हैं तो हीरोइन को शायद 5 करोड़ 10 करोड़ में ही मिलते हैं। बिल्कुल ये फैक्ट है। एक फिल्म, मैं फिल्म इंडस्ट्री का तो एक सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहां पर महिलाओं को और पुरुषों से कम वेतन मिलता है, कम सैलरी मिलता है, जबकि वो भी बराबर उतना ही काम करती है। बिल्कुल सही बात कह रहा हूं मैं। अगर एक फिल्म के लिए किसी एक्टर को 50 करोड़ रुपए मिलते हैं तो महिला जो हीरोइन है उसको 5 करोड़ या 10 करोड़ ही मिलते हैं। देखिएगा आप ध्यान से, नेट के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं या और कहीं भी सर्च करते हैं, और भी ऐसे कई फील्ड हैं जहां पर महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग वेतन मिलता है। काम सेम होगा, उसका आउटपुट भी सेम होगा, परंतु वेतन अलग अलग होगा, सैलरी अलग अलग होगी, क्योंकि वो महिला है उसको कम मिलेगी, वो पुरुष है वो शहंशाह है। ठीक है ना, वे पुरुष है, अब वो शहंशाह है, उसको ज्यादा मिलेगा क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है सर, ये बिल्कुल है। मतलब हम ज्यादा उसमें नहीं जाते हैं, हम सीधा अपने उसमें बात करते हैं। देखिए भाई, स्टेट जो होगा वो कोशिश करेगा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को बोथ मैन एंड वुमेन के लिए, हर एक स्त्री और पुरुष को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। ये आर्टिकल 39 का क्लोज डी कहता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या कहते हैं कि क्लोज ई हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर मैन एंड वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड एंड दैट सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर a vocation unsuited to their age and strength। एज और स्ट्रेंथ क्या कहता है कि क्लोजी क्या कहता है कि स्टेट जो है कोशिश करेगा दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, वर्कर की हेल्थ और स्ट्रेंथ, उनकी शक्ति, जिसमें पुरुष और महिला है, ठीक है, पुरुष और महिला, महिला और पुरुष दोनों की जो स्ट्रेंथ, उनकी शक्ति और उनकी हेल्थ, और जो बच्चों की सुकुमार व्यवस्था, सुकुमार व्यवस्था का मतलब 13 14 15 साल तक की जो बच्चे होते हैं, जो एज होती है वो होती है सुकुमार व्यवस्था। आर नॉट अब्यूज, उनका किसी भी प्रकार से शोषण ना हो। ठीक है, एंड दैट सिटीजन्स, और कोई भी नागरिक को फोर्स नहीं किया जाएगा, कोई भी नागरिक को जो है आर्थिक आवश्यकता के लिए, इकोनॉमिक नेसेसिटी के लिए किसी ऐसे कार्य को करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा जो उसकी शक्ति, जो उसकी एज, इन सब के विपरीत हो। दोबारा सुनिएगा, इसको क्या बोलते हैं कि हिंदी में क्या बोलते हैं, पुरुष और स्त्री कर्मियों के स्वास्थ्य को शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार व्यवस्था का, सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल नहीं हो। मतलब स्टेट कोशिश करेगा कि जो वर्कर्स हैं, जो मैन एंड वुमेन हैं, उनकी हेल्थ और उनकी स्ट्रेंथ, और जो बच्चों की जो सुकुमार अवस्था है, जो टेंडर एज है, जो 14-15 साल तक की एज जो होती है उसको टेंडर एज बोलते हैं, उसका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग ना हो। अब्यूज का मतलब दुरुपयोग, और किसी भी नागरिक को किसी आर्थिक आवश्यकता के चलते किसी ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उसकी आयु, जो उसकी उम्र, उसकी एज तथा उसकी शक्ति यानी स्ट्रेंथ के विपरीत है। मतलब उसके जो है, जो उसकी, मतलब सपोज कीजिए, अब ऐसा नहीं कर सकते कि किसी,
जैसे हमारे जो है आप सरकारी नौकरियों के अंदर 60 साल 62 साल या ज़्यादा से ज़्यादा जो 65 साल जो रिटायरमेंट किए जाओ, उसका सिस्टम यही है साइंटिफिक में। आप जो इससे ज़्यादा इससे काम नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर उससे ज़्यादा काम करने की इजाज़त देता नहीं है, प्रोडक्टिविटी शरीर की वो बचती नहीं है। तो इसलिए वो एक एज निर्धारित की गई है रिटायरमेंट की। अब अगर किसी व्यक्ति को, किसी 80 साल के बुजुर्ग को कह दिया जाए कि आप बोझा ढो, तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं ढो सकते। या किसी 10 साल के बच्चे को 20 किलो का बोझा ढोने के लिए बोल दिया जाए, तो क्या वो ढो पाएगा? वो नहीं ढो पाएगा। तो ये बात है कि भाई किसी भी व्यक्ति से ऐसा काम ना लिया जाए जो उसकी एज और उसकी शक्ति के विपरीत हो। उसके बाद हमारा आर्टिकल 39 का क्लोज एफ हम पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल 39 का क्लोज एफ क्या कहता है, देखिए जरा। दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए, और फैसिलिटीज उनको सुविधाएं दी जाए, टू डेवलप इन ए हेल्दी मैनर, एक स्वस्थ वातावरण में डेवलप होने के लिए, उनको विकसित होने के लिए, एंड इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम, और फ्रीडम और डिग्निटी की कंडीशंस उनको दी जाए, एंड दैट चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मोरल एंड मटेरियल अबेंडनमेंट। ये क्या कहता है कि जो बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको जो है एक स्वस्थ वातावरण में विकसित होने के लिए उनको फ्रीडम दी जाए, और उनको डिग्निटी पूर्ण उसको वातावरण दिया जाए। और जो बच्चे हैं, जो शैशव, जो मैंने चाइल्डहुड है या जो यूथ है, यूथ का मतलब युवावस्था है, उसका किसी भी प्रकार से शोषण ना हो, उसका किसी भी प्रकार से जो है मोरल, उसका क्या बोलते हैं, मोरल एंड मटेरियल अबेंडनमेंट, मतलब क्या कहते हैं कि मोरल, नैतिक और आर्थिक परित्याग ना हो। दोबारा सुनिएगा कि आर्टिकल 39 क्लोज एफ क्या कहता है कि स्टेट ये कोशिश करेगा कि जो चाइल्डहुड है, जो चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, जो उनको जो है डेवलप होने के लिए एक हेल्दी और एक फ्रीडम भरा और एक डिग्निटी वाला जो वातावरण उसको दिया जाए। और जो चाइल्डहुड है या यूथ है, जो युवावस्था है, उनका जो है किसी भी प्रकार से शोषण ना हो, और किसी भी प्रकार से उनका आर्थिक और नैतिक परित्याग ना हो, इस बात की स्टेट जो है कोशिश करेगा। तो मित्रों, आज हम अपना यहीं तक रखते हैं। आज का समय यहीं पर काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, तो आज हम आर्टिकल 39 तक ही करेंगे। कल हम आर्टिकल 39A जो कि हमारा फ्री लीगल एड्स की बात करता है, निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो मुझे तो ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में, अपने संगी साथियों के बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ इंटरचेंज करते हैं तो वो जो है सब तक पहुँच पाए। बस इन्हीं बातों के साथ हम आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बड़ों का सम्मान कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस स्वतंत्रता दिवस पर भी मेरा वही संदेश है कि स्वतंत्रता के मूल्यों का, उनके आदर्शों का, संविधान के मूल्यों का और उनके आदर्शों का सम्मान कीजिएगा। और हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिनकी वजह से हम आज एक आज़ाद भारत के अंदर सांसें ले रहे हैं, उनका जो है सम्मान कीजिएगा। हमारे सैनिकों का सम्मान कीजिएगा जो दिन रात हमारी रक्षा करते हैं। महिलाओं का सम्मान कीजिएगा, और समय पर अपना टीकाकरण करवाइएगा ताकि सरकार और प्रशासन का जो कोरोना के विरुद्ध जो अभियान है उसमें अपना हम योगदान दे सकें। बस इन्हीं बातों के साथ हम अपना सेशन यहाँ पर ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, आपका समय शुभ हो, और एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।